व्यक्ति जिस भूमि पर जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, संस्कारित होता है, उस भूमि से उसका जीवन भर का नाता ऐसा जुड़ता है कि वो नाता कभी भी उससे दूर नहीं हो पाता। विस्थापित होकर हम अपनी आत्मा को शायद हम उसी धरती पर छोड़ आते हैं जहाँ से हम आए होते हैं। यहाँ पर उसी भारत विभाजन के दंश को झेलती हुई एक कहानी है जो रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है नमक, जिसमें भारत पाक विभाजन के बाद जो विस्थापित हुए लोग थे, मुस्लिम हिंदुस्तान में आ गए, हिंदू लोग वहाँ चले गए, या जिसने भी जिस भूमि का चयन किया वो अपनी आत्मा यही छोड़ गए और शरीर दूसरी जगह पर ले गए। यहाँ पर दूसरी जगह पर जाने के बाद अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है वो नमक के माध्यम से यहाँ पेश किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। चलिए अब हम सारांश के माध्यम से इस कहानी को पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित जो पुनर्वासित व्यक्ति थे उनकी भावनाओं का वर्णन करते हुए मर्म को छूती हुई एक कहानी है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना ही वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। नमक बहुत जीवन का विशेष अंग है। नमक हलाल, नमक हरामी, नमक का कर्ज अदा करना। तो यहाँ पर अपने रुतबे, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज, अपनी वैल्यूज की बात हम नमक से जोड़कर देखते हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताते हैं और भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हैं। राजनीतिक सच्चाई कोई भी हो, परंतु अब इनका वतन बदल गया है, लेकिन इनका हृदय लाहौर, दिल्ली और ढाका से ही जुड़ा हुआ है। अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित होकर भी ये लोग हृदय से अभी भी अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती हैं कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। शायद वो सीमाएं हट जाएंगी जो भूमि को बांट देती हैं, जो मन को और शरीर को बांटने की स्थिति तक ला खड़ा कर देती हैं। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना ही हित में होगा। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके विषय में जानकारी पानी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं और यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा, क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी और सफिया की इतनी खरीदारी हुई, इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसे मित्रों, शुभ चिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीवी के लिए भी एक सेर यानी कि 1 किलो के लगभग लाहौरी नमक ले लिया था। सामान की पैकिंग चल रही थी और तैयारी हो रही थी। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखाकर ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने प्रेम, आदमियत और शालीनता, आदमियत कह सकते हैं आप, मानवता, शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट कर दिया। सफिया ने कहा कि मैं दिखाकर ले जाना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे कानून से ऊपर मानवता की ओर इशारा कर रहा है। भाई के यह कहने पर भी कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता से सफिया की आंखों में आंसू आ गए। सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की। सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गए। शेष रह गई कीनू, संतरे और माल्टे को मिलाकर जो एक नस्ल बनाई गई, उस फल को हम कीनू कहते हैं।
और वो माल्टे की तरह ही रंगीन, मीठा, संतरे की तरह नाजुक होता है। एक टोकरी और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया। सामान की पैकिंग के बाद सफिया सो गई। वह लाहौर के घर के सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई, मित्र और संबंधियों के संबंध में सपने देख रही थी। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही हैं। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी ना आने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा था, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफिया सोच रही थी, आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया और इसी आधार पर सफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफिया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही। भावनाओं की यहाँ कितनी कद्र की गई, ये इस लाइन से हमें दिखाई दे रहा है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफिया सोचती रही, एक जबान, एक सी सूरत और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम के अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफिया की बात गौर से सुनी और सफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफिया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी सफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई, फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शम्सुल-ए-इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे ये किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गए और कहने लगे, वैसे तो डाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। और पुड़िया सफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। डाब कहते हैं कच्चे नारियल को, पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। और पुड़िया सफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे सफिया चली। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है। वह तो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। यहाँ पर मन जमीन से जुड़ा है। जमीन से हमारा बचपन, हमारी यादें, हमारा पहचान सब कुछ जुड़ी हैं। हमारा परिवार, हमारे सुख दुख सब कुछ जुड़े हैं। इंसान दूर हो सकता है लेकिन उसका मन अपनी उस भूमि से कभी दूर नहीं हो सकता जिस पर उसने जन्म लिया है, पला है, बड़ा है, संस्कारित हुआ है। उसने दुख सुख सब कुछ देखे हैं, परिवार के साथ प्रेम और कष्ट दोनों सहे हैं। वो कभी मन से कभी दूर नहीं हो सकता। तो सरहदें जमीन पर खिंच सकती हैं, इमारतों में खिंच सकती हैं, हृदय में नहीं खिंच सकती। कोई सीमा रेखा
मन को एक दूसरी जगह पर जाने से नहीं रोक सकती। प्रश्नोत्तर पर आती हूँ। सारांश हमारा यहाँ खत्म होता है। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था? इसके ना ले जाने के 3 कारण थे। पहली बात तो भारत में नमक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान से ले जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। पाकिस्तान में से भारत में नमक लाना गैर कानूनी माना जाता था और नमक पकड़े जाने पर उसे अपमान भी झेलना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? वह ये चाहती थी कि ये सौगात के रूप में वह लेकर जाए। वो उसे चोरी छिपे ले जाना नहीं चाहती थी और वह उस नमक को कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाना चाहती थी। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सफिया को एक सिख बीवी ने कहा था कि उसके लिए लाहौरी नमक लेते आना। यह अच्छा सुनते ही सफिया ने निश्चय कर लिया था कि अपनी मुंह बोली माँ के लिए वो नमक जरूर ले जाएगी, क्योंकि उस स्त्री की जो सिख बीवी थी उसकी शक्ल उसकी सफिया की माँ से मिलती थी। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी कुछ नहीं सोचा और उसने तय कर लिया कि इस प्रेम की इस भेंट को वो चोरी से नहीं देगी, बल्कि कस्टम अधिकारियों को दिखाकर उन्हें अपनी भावनाएं समझाकर ही ले जाएगी। उसके मन में प्रेम की पवित्रता का मजबूत विश्वास था, जबकि उसका भाई मना कर रहा था कि नमक ले जाना मना है, तुम नहीं ले जा पाओगी। कुछ मोहब्बत, कुछ मुरव्वत, कुछ आदमियत, कुछ इंसानियत कानून के नहीं होते। यानी कि कानून का भी एक हृदय होता है, शायद उनका भी अपने कोई जज्बात होते हैं। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। सफिया के मन में यही द्वंद चल रहा था और कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो क्या वह खाली हाथ जाएगी? तब उसे अपने सैयद होने की बात याद आती है और वह सोचती है कि अपना वादा जरूर पूरा करेगी और इसके लिए वह चोरी भी करनी पड़े तो करेगी। चोरी छिपे नमक ले जाने की युक्ति अपनाती है, परंतु कस्टम की जांच के समय उसके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारियों के सामने रख देती है और इस तरह से उसके अंदर की पवित्र भावनाएं उजागर हो जाती हैं। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए पुष्टि कीजिए। बहुत खूबसूरत चैप्टर लिखा है यह एक कड़वी सच्चाई है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जनता नहीं बढ़ती, जमीन तो बढ़ जाती है, किंतु जनता का लगाव अपने मूल स्थान से वैसे ही बना रहता है। यह कहानी यही संदेश देती है कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी दिल्ली और ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। भारतीय सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है और अपने अपने वतन से सभी लगाव रखते हैं। सिख बीवी लाहौर का नमक चाहती है और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल के पानी को लाजवाब मानते हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करते हैं और उसे विश्वास है कि एक दिन हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे भेदभाव आरोपित किए गए हैं, भारत पाकिस्तान को राजनीतिक उद्देश्य से अलग किया गया। सफिया के भाई के व्यवहार में ये भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है और इस आरोपित भेदभाव के बाद भी सिख बीवी और सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त और सफिया के व्यवहार में जो स्नेह सम्मान है वो प्रकट होता है। दोनों देशों की जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद अभी भी मौजूद है और यही स्वाद इस कहानी में भी घुला मिला दिखाई दे रहा है। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, कुछ मुरव्वत, कुछ आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? क्या मानवीयता का कोई कानून नहीं है? क्या मानवीयता को सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए? सफिया अपने भाई पुलिस ऑफिसर से कहती है कि प्रेम, संकोच और आदमियत, शालीनता आदि ऐसे भाव हैं जो इनके सम्मुख हुकूमत के कानूनों को भी ढील दे देनी चाहिए। वे कहती हैं कि एक सेर नमक ले जाने से स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग का कार्य नहीं हो जाएगा। ये उपहार है, ये सौगात है जो उसे हृदय के लगाव को व्यक्त करती है। जो इस भूमि से प्रेम करती है वो यहाँ की नमक को पाना चाहती है और वो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहती है। हमारी जमीन, हमारी पानी का मजा ही कुछ और है। ये बात भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहाँ की जमीन है, वहाँ के पानी की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि सभी को अपना जन्म स्थान बहुत प्यारा होता है। हम भी कहते हैं, राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि जन्मभूमि और माता दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर हैं। माता से बढ़कर जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कृष्ण भी उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, जिस भूमि में हमारा बचपन बीतता है, जिस भूमि से हमारी यादें जुड़ी हैं। हम उससे अलग हो सकते हैं, टूट नहीं सकते।
फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। सिख बीवी को लाहौर याद आ रहा है क्योंकि उसका वतन तो लाहौर है। लाहौर की याद में वह इतनी भावुक हो उठी है कि उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके सफेद मलमल के दुपट्टे पर गिर पड़े हैं। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संबंध में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी में सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सफिया के द्वारा दोनों देशों में रहने वाले लोगों की भावनाओं व संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान में भारत पाकिस्तान में अनेक समस्याएं हैं, बहुत सारा तनाव है। सियाचिन कश्मीर विवाद आज तक नहीं सुलझा है। हम तीन बार युद्ध करके भी देख चुके हैं। राजनेताओं के बयान कूटनीतिक दांवपेच से भरे हैं और ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने हृदय में उदात्त भावों को जगाएं और एक दूसरे के प्रति मधुर संबंध बनाने के बारे में सोचें। राजनीति के चक्कर में ना पड़ें। राजनेता लाचार होकर शांतिमय वातावरण बनाने को बाध्य हो जाएं, तभी भारत पाकिस्तान व बांग्लादेश का हित होगा। व्यर्थ के तनाव, भय, आशंका से मुक्ति मिलेगी और तब बंटवारे से बटे हुए देश प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें कोशिश कर रही हैं। व्यक्तिगत रूप से आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हम सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और उन्हें शत्रु न माने, एक दूसरे को शत्रु न माने और शत्रुता का भाव बाहर निकाल दें। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत आता है तो हमें उसे स्नेह व सम्मान देना चाहिए, तो वो भारत के प्रति अच्छी धारणा लेकर जाएगा। यदि कभी मौका मिले आप पाकिस्तान घूमने जाएं तो वहां के लोगों को प्रेम और भाईचारे का ही पैगाम दें। भारत में खेलने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम का अच्छे खेल का उत्साहवर्धन करें। एक दूसरे की खेल भावना का सम्मान करें, ना कि जाति और देश के बंटवारे के आधार पर उनकी खेल भावना को तोलें। एक दूसरे के विषय में, देश के विषय में जानकारियां आदान प्रदान करें। पिछली कड़वी बातों को भुला दें और अच्छा क्या कर सकते हैं। हम लड़ कर कभी कुछ नहीं पा सकते, ये तो सत्य है और कटु सत्य है। अगर कुछ पाना है तो मिलकर चलना होगा। दुश्मनी से कभी घर आबाद नहीं होते। लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व सिख बीवी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? कहानी में पहली बात तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नारी विवाह के कारण विस्थापित हुई है। सफिया के भाई लाहौर में रहते हैं, इससे यह अनुमान लगाया जाना उचित है कि लाहौर की बेटी और दिल्ली की बहू है। सिख बीवी लाहौर विभाजन के समय इधर आई थी और भारतीय बहू बनकर नहीं आई थी। स्पष्ट नहीं है कि वह तब भी कुमारी थी या विवाहित थी, अतः प्रश्न यह उपयुक्त ही नहीं है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि विवाह के बाद नारी ही विस्थापित है। उसका विस्थापन गांव, कस्बा, नगर, देश कहीं भी हो सकता है। सफिया ने सिख बीवी से अपनी माँ जैसी क्या समानता देखी? सफिया ने सिख बीवी को देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी माँ से शक्ल मिलती जुलती थी और माँ के समान ही सिख बीवी का शरीर भी भारी भरकम था। आंखें छोटी छोटी थी। नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी फूट रही थी। सफिया की माँ की आंखें ऐसी ही थीं, चेहरे पर भोलापन माँ जैसा था। उसकी माँ भी मुहर्रम के दिनों में ऐसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ती थी जैसा सिख बीवी ने ओढ़ रखा था। राजनीतिक सीमा तथा सत्ता लोलुप व मजहबी दुराग्रहों में बटे होने के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं जो मिलने को आतुर हैं। पाठ के आधार पर समझाइए। भारत और पाकिस्तान लगभग पिछले कई वर्षों से सत्ता और राजनीति के खेल में फंसे हुए हैं। वो मजहबी और कट्टरपंथी हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आग्रह रखते हैं और दुराग्रह के कारण ही संघर्ष में लगे हैं। ये कहानी बताती है कि विभाजन या दुश्मनी सामान्य जनता के हृदय में नहीं है। यह कटु सत्य है कि सामान्य जनता धर्म और क्षेत्र से बाहर विभाजन या संघर्ष को हृदय के स्तर पर स्वीकार नहीं करती। तभी तो भारत की सिख बीवी लाहौर का नमक की सौगात चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है। भारतीय खातून को संदेश भेजता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को वतन मानते हैं और वहाँ के नारियल को कोलकाता के नारियल से बेहतर मानते हैं। वे ढाका को आज भी अपनी जमीन मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। इन बातों से स्पष्ट है कि दोनों देश की जनता के दिल में कोई बंटवारा नहीं है। उनकी भूमि के प्रति उनके मन में आज भी प्रेम बरसता है। साहित्यकार एक दूसरे को गहराई से समझते हैं। सफिया और सुनील दास गुप्त दोनों ही साहित्य प्रेमी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की भावना को अच्छी तरह समझते हैं। सुनील दास गुप्त सफिया को दिखाते हैं कि बांग्लादेश का प्रसिद्ध कवि शम्स-उल-इस्लाम उनका प्यारा दोस्त था। वह उसकी बातें याद करते हुए खो जाते हैं।
उसे वे दिन याद आते हैं जब वो नजरुल और टैगोर को एक साथ पढ़ा करते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि साहित्य एक दूसरे को करीब लाने में बेहतर भूमिका निभा सकता है और साहित्य भी भारत पाक संबंधों का आधार बन सकता है। उम्मीद है कहानी बेहतरीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको जरा भी अगर अच्छा लगा हो, आपको जरा भी समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।